Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this class. I am your teacher Salma Sadiq. Today's our topic is cost volume profit analysis. What is cost volume profit analysis? It is the change of fixed and variable cost which is affecting the profit of an organization. Through this change of variable and fixed cost, we are estimating the break-even point of sales and to achieve a target profit, how much units we have to sell. To moving toward this topic in detail, we will first review the previous lecture. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं. व्हाट इज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये हमारे पास होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डिफरेंट ऑर्डर्स आपको रिसीव हो रहे थे और वो हर ऑर्डर एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड कर रहा है. सेट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स विद द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड द जॉब कॉस्ट. उसमें ये है कि आप हर जॉब के रिलेटेड कॉस्ट उस जॉब को एलोकेट कर रहे हैं. प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि ह्यूज सेट ऑफ products of same qualities are produced with a specific set of procedures. Operation costing में हमने क्या डिस्कस किया था कि it is a hybrid of the job order costing and process costing. Then we have differentiate कि कैसे job order और process costing differentiate करते. ऑर्डर कास्टिंग में वही बात कि ये कस्टमर स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग चीज बनाई जाती है. प्रोसेस कास्टिंग में मार्केट डिमांड को देखती हुई चीज प्रोड्यूस की जाती है. जॉब ऑर्डर कास्टिंग में हमारे पास हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं. प्रोसेस कास्टिंग में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं. कास्ट रिलेटेड जॉब वाइज हर ऑर्डर से रिलेटेड जो जॉब वाइज होती है उस तरह उसको कास्ट एलोकेट की जाती है. और प्रोसेस कास्टिंग में होता है कि डिपार्टमेंट वाइज के एक डिपार्टमेंट में जितनी कास्ट हो रही है. हमने उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो चेयर्स बना रही है तो वो जितनी चेयर्स बनाने के प्रोसीजर में कास्ट होगी. या फिर हमने वो पोटैटो चिप्स की एग्जांपल ली थी कि कैसे वो पहले कटिंग प्रोसीजर में होती है तो उसकी कास्ट उसको फुल एलोकेट की जाएगी. देन वो फ्राइंग या कुक डिपार्टमेंट में जाती है तो उसकी कास्ट. फिर पर यूनिट कास्ट क्या होती है कि पर जॉब या पर ऑर्डर जो आपका मटेरियल पर यूनिट को उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में कास्ट आ रही होती है वो आपकी पर यूनिट होती है. और इसमें प्रोसेस कास्टिंग में क्या है कि टोटल कास्ट को डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स पे तो आपकी एवरेज कास्ट पर यूनिट आ जाती है. सोर्स डॉक्यूमेंट्स में जॉब ऑर्डर कास्टिंग में आप जॉब ऑर्डर कास्ट शीट प्रिपेयर करते हैं. प्रोसेस कास्टिंग में हमारी प्रोसेस कास्ट शीट प्रिपेयर हो जाती है. इसमें फिक्स प्राइस होती है या फिर कास्ट प्लस मार्जिन क्योंकि हम पर यूनिट कास्ट डिफरेंट एलोकेट कर सकते हैं. प्रोसेस कास्टिंग में क्या होती है कि हमारी फिक्स्ड प्राइस चार्ज हो रही होती है वो हम हर यूनिट टू यूनिट वेरी नहीं कर सकते बल्कि सब यूनिट्स के लिए एक सेम फिक्स प्राइस होती है. जॉब ऑर्डर कास्टिंग की एक हमारे पास एग्जांपल है कि सॉफ्टवेयर डेवलप कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स कि जो जो हमारी जरूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं. प्रोसेस कास्टिंग में शुगर इंडस्ट्री वो डिफरेंट प्रोसीजर से प्रोसेस होके शुगर प्रोड्यूस होती है. कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जैसे कि मैंने पहले बताया कि कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में क्या होता है कि हम फिक्स्ड और वेरिएबल कास्ट को चेंज करते हुए कैसे हमारा प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है. फिर उसी वेरिएशन से कास्ट की हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होगा. ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या होता है कि जिसपे ऑर्गेनाइजेशन नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है कि आपकी कास्ट इक्वल टू सेल्स. और CVP एनालिसिस हेल्प्स मैनेजर्स मेक्स मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस सच एज व्हाट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू ऑफर, what prices to charge, what market strategies to use and what cost structure to maintain. जैसे कि बताया है मैंने कि कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में क्या होता है कि हम फिक्स्ड और वेरिएबल कास्ट की वेरिएशन देख रहे होते हैं कि कैसे वो हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट कर रही है. तो उसके एनालिसिस से क्या होता है कि मैनेजर डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमने ऑफर करनी है, किस प्राइस पे ऑफर करनी है ताकि हमारी
कॉस्ट कवर हो रही हो और कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी हम रिटेन कर रहे हैं उसमें। कौन सी मार्केट स्ट्रेटेजी हमने यूज करनी है प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए और कौन सा कॉस्ट स्ट्रक्चर हमने मेंटेन करना है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू एस्टिमेट हाउ प्रॉफिट्स आर अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग 5 फैक्टर्स। अब ये कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं ये फैक्टर्स। सेलिंग प्राइस है कि आपकी सेल प्राइस अगर आप बहुत कम रखेंगे मार्जिन के साथ तो ये कि आपका ये कास्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कम होगा तो आपका प्रॉफिट बहुत कम होगा। सेल्स वॉल्यूम, अब आप अगर आपने इनिशियल एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा कर दी लेकिन आप यूनिट्स प्रोड्यूस बहुत कम कर रहे हो या फिर प्रोड्यूस करके अपने पास रख रहे हो लेकिन सेल्स आप कम कर रहे हो तो वो भी ये कि आपके प्रॉफिट के बजाय लॉस में चला जाएगा। आपने अपना सेल वॉल्यूम इतना रखना होता है कि एटलीस्ट आपकी कॉस्ट कवर होके आपको कुछ न कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा है। उसके बाद यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई है नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि एक फिक्स कॉस्ट क्या होती है कि आप एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आपकी सेम रहती है। अब आप अगर उस लेवल ऑफ एक्टिविटी से कम यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो वो आपका नुकसान होगा क्योंकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी हाई यूनिट के साथ वेरी कर रही है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम रहती है और अगर आप कम यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा चार्ज हो रही होगी तो वो आपकी कॉस्ट कवर नहीं हो रही होती है। नंबर 5, मिक्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड कि आप कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कैसे वो जावा स्पेसिफिक कुछ यूजर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स है या मिक्स प्रोडक्ट्स है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो कितना उसका फिक्स है। अब जो सीवीपी एनालिसिस में हमारी अजम्पशंस होती हैं कि सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट, आपकी जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो सेल हो रही हैं उनकी वॉल्यूम चेंज होने से आपकी प्राइस चेंज नहीं होती सेल प्राइस कि चाहे आप 10 यूनिट बेच रहे हो तब भी आपकी सेलिंग प्राइस सेम रहेगी, चाहे आप 100 यूनिट सेल कर रहे हो तब भी आपकी जो सेल प्राइस सेम रहेगी। इसलिए हमने जो लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि आपके सेल वॉल्यूम भी इफेक्ट कर रहा होता है आपके प्रॉफिट्स को। अब देखें अगर आप 10 यूनिट बेचेंगे तो आपकी अर्निंग कम होगी लेकिन ये कि उसके बैक एंड पे आपने कॉस्ट ज्यादा बियर की हुई है तो वो प्रॉफिट के बजाय आपके लॉस में चला जाता है। लेकिन ये कि अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करके 100 ही बेच रहे हो तो ये कि वो आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जा रहे हैं। अब कॉस्ट आर लीनियर, अब इसका क्या मतलब ये है कि आप फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर सके, आप सही तरीके से उनको डिफरेंशिएट करके फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आगे उनको एलोकेट करें क्योंकि वेरिएबल कास्ट जो होती है हमारी वो पर यूनिट चेंज हो रही होती है और ये है कि फिक्स हमारी जो कास्ट होती है वो ओवर द रेलिवेंट रेंज हमारी सेम रहती है। तो ये कि हमारी कास्ट लीनियर हो और हम उनको डिफरेंशिएट कर सके ताकि हमें एलोकेशन में प्रॉब्लम ना हो। इन मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज, अब जो एक जिस तरह आजकल के जनरल स्टोर्स की एग्जांपल ले लें या पार्ट्स की, तो उसमें वो डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो ये कि जो मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स है आपका हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए क्योंकि इन चीजों में अगर आपको चेंज आएगा, सेलिंग प्राइस आप चेंज कर रहे हो या फिर ये कि आपकी कास्ट से ऐसी मिक्स किस्म की कास्ट है कि आप उनको एग्जैक्टली डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहे तो फिर ये कि आपका सीवीपी एनालिसिस जाया चला जाएगा, उसका आपको कोई एडवांटेज गेन नहीं कर सकते। अब सीवीपी एनालिसिस में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द अमाउंट रिमेनिंग फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू आफ्टर वेरिएबल एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड। कि अब हमारी जो सेल्स रेवेन्यू हुई है उसमें से हमने वेरिएबल कास्ट को डिडक्ट कर दिया तो जो हमारे पास अमाउंट बचेगी वो हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाती है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हमने क्या करना है, अभी फिक्स्ड एक्सपेंस को कवर करना है। फिक्स्ड एक्सपेंस को कवर करने के बाद जो इनकम बचेगी वो हमारा प्रॉफिट होगा। ये नहीं है कि हमने वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट कर दी है तो वो हमारा प्रॉफिट आ गया, नहीं, पहले उससे फिक्स्ड कॉस्ट कवर होगी, अगर उसके बाद कोई अमाउंट बचती है तो वो हमारा प्रॉफिट कंसिडर होगा। सपोज अब सेल्स हमने क्या की है, 400 यूनिट सेल की है 1 लाख पे,
अब पर यूनिट हमारी कितनी कास्ट आई है, सेल्स वैल्यू आई है 250, वेरिएबल एक्सपेंस 60,000, पर यूनिट हमारे 150 क्लियर हो रहे थे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा क्या है 40,000 ओवरऑल और पर यूनिट हमारा $100। अब ये कि अब फिक्स्ड कास्ट की हम पर यूनिट नहीं एलोकेट कैलकुलेट कर सकते क्योंकि वो हमारी वे भी हमारी कैपेसिटी 400 से ज्यादा थी, लेकिन ये कि हमने 400 स्पीकर्स प्रोड्यूस किए हैं, उस पे कास्ट हमारी टोटल 35,000 आई थी। अब जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचा है 40,000, उसमें से हमने माइनस किया 35,000, तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई 5,000। सीवीपी रिलेशन विद इक्वेशन फॉर्म, हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप कैसे हमारा लिखा जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि यहाँ हमने देखा था इस स्लाइड में कि सेल्स में से हमने माइनस किया वेरिएबल एक्सपेंस को, देन हमारे पास आया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उसमें से फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस किए तो वो हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम आया। तो इसमें यह कि ये जो प्रॉफिट है इट इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस माइनस फिक्स्ड एक्सपेंस। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज सोल्ड। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन हो और यूनिट सोल्ड भी गिवन हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेल्स की टोटल वैल्यू। तो ये है कि P रिप्रेजेंटिंग द सेलिंग प्राइस एंड Q रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी सोल्ड। Same like this, variable expenses is equal to variable expense per unit multiply by quantity sold, V into Q। अब यहाँ पे ये कि हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी विच इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो ये वेरिएबल कास्ट आ जाएगी। तो ओवरऑल हमने इसमें से फिर माइनस क्या करना है, फिक्स्ड कास्ट। अलग अलग लिखने के बजाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन में हम अलग लिखे तो इस तरह डायरेक्ट हम इक्वेशन फॉर्म में ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल एक्सपेंस, फिर जो वैल्यू बचेगी उसमें से फिक्स्ड एक्सपेंस को माइनस कर दें। इसकी एग्जांपल ये है कि यहाँ पे ये कैलकुलेशन हुई है कि 250 हमारी पर यूनिट प्राइस थी मल्टीप्लाई बाय 400 यूनिट्स जो हमने सेल किए माइनस 150 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 400 यूनिट्स माइनस 35,000 फिक्स एक्सपेंस। अब यहाँ पे ये कि 400 हमारे पास यूनिट्स कॉमन है तो इनको हम बाहर भी ले सकते हैं, 250 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 400 माइनस 35,000। अब 100 हमारे पास जो डिफरेंस बचा सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस था वो $100 मल्टीप्लाई बाय 400 यूनिट्स जो टोटल हमने सेल आउट किए, तो $40,000 माइनस 35,000 तो हमारा प्रॉफिट आ गया 5,000। तो हम चाहे वो स्टेटमेंट एक बनाए जिस तरह इनकम स्टेटमेंट की फॉर्म में हमने फर्स्ट में देखा था, या हम ये है कि इसको इस तरह इक्वेशन फॉर्म में भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल एक्सपेंस माइनस फिक्स्ड एक्सपेंस, देन इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट्स। सीएम रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। वो तो हमें ये था कि हम वैल्यू निकाल रहे थे, अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से भी हम आगे फिर अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सेल्स वैल्यूज निकाल सकते हैं, प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सीएम रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हमारी वैल्यू आई थी 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये हमारा आ गया 40%। इसको हम लिख सकते हैं 0.40 भी, या पर यूनिट अगर हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना था होता तो हम यहाँ पे लिखते 40 डिवाइडेड बाय 100, तो तब भी हमारी वैल्यू आती 40% या 0.40। अब हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को यूज करते हुए कैसे हमने कैलकुलेट किया है कि चेंज इन सेल्स वॉल्यूम, चेंज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सीएम रेशो मल्टीप्लाई बाय चेंज इन सेल्स।
कि अब जैसे जैसे हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने कैलकुलेट करना है कि कितना चेंज आ रहा है, तो हम सीएम रेशो को मल्टीप्लाई करते जाएंगे सेल्स में जो चेंज आया है। अब हमारे पास प्रेजेंट सेल्स थी 1 लाख। नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी सेल्स इंक्रीज करेंगी, 1,30,000 पे जाएंगी, तो हमारा इंक्रीज कितना आया 30,000। वेरिएबल एक्सपेंस फर्स्ट हमारे थे 60,000, वी आर एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट पीरियड 78,000, चेंज इन द वेरिएबल एक्सपेंसेस इक्वल टू 18,000। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा प्रेजेंट में 40,000, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 50,000 होगा, तो चेंज हमारा कितना आया है 12,000। हम इस तरह अब ये 52,000 से माइनस करके 40,000, इस तरह भी 12,000 हमारी वैल्यू आ सकती है, या फिर ये कि हम सीएम रेशो को मल्टीप्लाई करते 0.40 को इनके चेंज इन सेल्स वैल्यू में चेंज कितना है 30,000, तो तब भी हमारी वैल्यू यही आती सेम 12,000। तो हमारा परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है टोटल 100%, दैट 60% जो हमारी वेरिएबल एक्सपेंस थी हम माइनस किया है, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 40%। फिक्स एक्सपेंस वही हमारे सेम रहे 35,000। अब हमारे प्रेजेंट में प्रॉफिट कितना आ रहा है 5,000। वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेल्स हमारी इंक्रीज हुई है तो वेरिएबल एक्सपेंस भी इंक्रीज हुई है, लेकिन हमारे फिक्स एक्सपेंस सेम रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या है एक्सपेक्टेड जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा वो 17,000 होगा। तो इंक्रीज कितना आया प्रॉफिट में 12,000। अब हमने यहाँ पे ये जो वेरिएबल एक्सपेंस की कैलकुलेशन कैसे की थी कमिंग पीरियड के लिए, तो ये है कि हमने टोटल एक्सपेक्टेड जो हमारी सेल्स थी वो 1,30,000, हमारी अजम्पशन थी कि जो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट होती है वो चेंज नहीं होती, तो 250 हमने पर यूनिट सेल प्राइस अज्यूम की, तो वो हमारे पास आ गई थी 520 यूनिट्स कि हम कमिंग पीरियड में 520 यूनिट सेल करेंगे। अब हमारी जो प्रीवियस एग्जांपल में थी पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी वेरिएबल 150 डॉलर, तो 520 यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई किया 150 से, तो ये हमारी आ गई टोटल कॉस्ट 78,000। ये जो वेरिएबल कॉस्ट की हमने कैलकुलेशन की। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है ना रेलिवेंट रेंज सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, तो फिर ये कि उसके अकॉर्डिंगली हमने ये नेट ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट कर ली। प्रॉफिट इज इक्वल टू सीएम रेशियो मल्टीप्लाई बाय सेल्स माइनस फिक्स्ड एक्सपेंस। प्रॉफिट की हम कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमें सीएम रेशियो गिवन हो और सेल्स गिवन हो, तो हम सेल्स को मल्टीप्लाई करके सीएम रेशियो से माइनस फिक्स्ड एक्सपेंस। देखिए अब यहाँ पे वो सीएम रेशियो हमारे पास थी 0.40 या 40% मल्टीप्लाई बाय 1,30,000 जो हमारी एक्सपेक्टेड सेल थी फॉर कमिंग पीरियड, उसमें से हमने माइनस किया फिक्स एक्सपेंस, तो हमारा प्रॉफिट ऐसे भी कैलकुलेट हो गया कि 17,000 प्रॉफिट हम नेक्स्ट पीरियड में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो ये था कि ये हमने कैलकुलेशन की कैसे हमारी प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है, कैसे हमारे प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा होता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के चेंज से, कैसे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के थ्रू प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कि ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कौन सा होता है कि जिस पे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जीरो होता है। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक इवन पॉइंट क्यों कैलकुलेट कर रही होती है, ताकि वो नुकसान में ना जाए, कम से कम इतना वो वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करें और सेल्स करें कि जो उनकी कॉस्ट को एटलीस्ट कवर कर रही हो। अगर वो उस पॉइंट से नीचे जाते हैं तो वो सेल्स की तरफ लॉस में चली जाएगी ऑर्गेनाइजेशन, और ये कि अगर वो उस ब्रेक इवन पॉइंट से अपवर्ड मूव करते हैं तो वो बेनिफिशियल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट एज द लेवल ऑफ सेल्स एट विच द कंपनीज प्रॉफिट इज जीरो, प्रॉफिट आपका वहां पे उस पॉइंट पे जीरो होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनटू क्वांटिटी सोल्ड माइनस फिक्स्ड एक्सपेंस, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। तो अब यहाँ पे ये कि ब्रेक इवन पॉइंट में आपका प्रॉफिट जीरो होगा, यूनिट आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट जो हमारा था डॉलर्स में 100 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी माइनस 35,000 फिक्स एक्सपेंस।
अब 100 और क्वांटिटी मल्टीप्लाई को हम उधर ले गए और 0 प्लस 35,000 तो वो 35,000 क्वांटिटी इज इक्वल टू 350 यूनिट्स। अब इसमें क्या है कि आपने 350 यूनिट सोल्ड करने हैं कम से कम कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कवर कर सकें, एटलीस्ट कास्ट आपकी कवर हो, आपको प्रॉफिट अगर नहीं भी आ रहा है। अब इसको फार्मूला मेथड्स कि कैसे, ये तो हमारी थी प्रीवियस में इक्वेशन फॉर्म। अब यहाँ फार्मूला मेथड से हम कैसे ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। अब वहां पे हमने क्या किया था, सीएम वैल्यू यूज की थी पर यूनिट, यहाँ पे सीएम रेशियो से डिवाइड कर देंगे फिक्स्ड एक्सपेंस को तो हमारा आ जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 0.40 तो 87,500 हमारी जो कॉस्ट वैल्यू होगी से इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। इतना हम सेल करेंगे तो हमारी ब्रेक इवन पॉइंट पे कर सेल्स पहुंचेंगी। 350 यूनिट्स थे हमारे और यहाँ पे कितनी है वैल्यू उसकी 87,500। 87,500 की सेल्स हमारी होंगी तो हमारी कॉस्ट कवर हो रही है। उसके बाद आता है कि टारगेट प्रॉफिट। अब वो तो हमारा था कि ब्रेक इवन के नो प्रॉफिट नो लॉस। अब ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉफिट को टारगेट करती है कि कितना हमने प्रॉफिट अचीव करना है तो उसके लिए हमें कितना सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, कितनी गुड्स हमने सेल करनी है कि ताकि हम इतना प्रॉफिट अचीव कर सके। हमारे पास वो इक्वेशन सेम आ जाती है, प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट सीएम मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी माइनस फिक्स एक्सपेंस। तो यहाँ पे हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट ये है कि 40,000 प्रॉफिट हमने अचीव करना है। तो 40,000 प्रॉफिट को अचीव करने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी सेल आउट करनी है, तो 100 हमारे जो यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन था उसको मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से माइनस फिक्स्ड एक्सपेंस, टोटल हमारा जो प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस हो गए 75,000 डिवाइड कर देंगे हमारी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन जो थी 100 तो 750 यूनिट्स हम सेल आउट करेंगे तब हमें 40,000 प्रॉफिट अचीव होगा। हमारे ब्रेक इवन के लिए कितने थे 350 यूनिट्स, तो अब हमने प्रॉफिट 40,000 का अचीव करना है तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 750 यूनिट्स सेल करने पड़ेंगे ताकि हम 40,000 का प्रॉफिट अचीव कर सकें। अब फार्मूला उसी का सेम कि टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कि हमने यूनिट सेल करने हैं कितने प्रॉफिट को अचीव करने के लिए, तो वो 40,000 मल्टीप्लाई प्लस 35,000 कि टारगेट प्रॉफिट हमारा 40,000 था, 35,000 हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस हो गए और डिवाइडेड बाय 100 यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो हमारे वही 750 यूनिट्स आ गए कि 750 यूनिट्स हमने सेल करने हैं ताकि हम 40,000 का प्रॉफिट अचीव कर सकें। अब यही टारगेट प्रॉफिट वो तो हमारा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स था कि कितने हमने यूनिट्स सेल करने हैं या कितनी क्वांटिटी सेल आउट करनी है। अब डॉलर्स में अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितनी हमने सेल्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू या कैश डॉलर्स में हमारी कितनी सेल्स होंगी ताकि हम इतना प्रॉफिट अचीव करें, तो उसके लिए हमारा क्या फार्मूला है, टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से, वहां हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट किया था, अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमारी टारगेट सेल्स आ जाएगी इन टर्म ऑफ डॉलर्स। तो ये हमारी डॉलर्स में हमें 1,87,500 की सेल्स चाहिए प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक। मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक is the excess of budgeted or actual sales dollar over the break even volume of sales dollar। अब ये कि हमने एक एक्सपेक्टेड किए होते हैं कि इतने हमारी सेल्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल मंगवाते हैं और इतना ही ऑर्गेनाइजेशन अपना स्टॉक मेंटेन करती है। लेकिन एज अ सेफ्टी मेजर सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अगर हमारी एक्सपेक्टेड है कि 100 यूनिट्स हमने सेल आउट करने हैं तो 100 के बजाय हम 110 या 150 यूनिट्स की मटेरियल मंगवा लेते हैं ताकि अगर समटाइम सप्लाई में पीछे प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इश्यूज आ जाते हैं
आपका टाइम पे मटेरियल नहीं आता, तो उसकी वजह से आपकी सेल्स ड्रॉप ना हो या आपका प्रोडक्शन प्रोसीजर स्लो ना हो, तो उसके लिए सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए आप मोर देन बजटेड सेल्स वॉल्यूम स्टॉक मेंटेन रखते हो अपने पास। इट इज द अमाउंट बाय विच सेल्स कैन ड्रॉप बिफोर लॉसेज आर इनकर्ड। ये कि आपकी ये अमाउंट, ये जो आपका सेफ्टी स्टॉक पड़ा होता है वो आपको लॉस की तरफ नहीं जाने देता, कि बजाय इसके कि आपको अगर कोई अर्जेंट ऑर्डर आ जाता है तो आपके पास मटेरियल ही नहीं है, वो आपको पीछे से सप्लाई से मंगवाना पड़ेगा, सप्लायर से आप कांटेक्ट करेंगे, तो उसका भी एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है। तो ये कि वो ये सेफ्टी स्टॉक आप इसलिए मेंटेन करते हो कि आप एज इमरजेंसी यूज कर सके, या सम टाइम आपको कोई अर्जेंट ऑर्डर आता है तो उसको फुलफिल कर सके। The higher the margin of safety, the lower the risk of not breaking even and or incurring a loss. या आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक जितना हायर होगा उतना ही आपके लॉसेस अवॉइडेंस की तरफ आप जा रहे हो, कि आप लॉस को अवॉइड कर रहे हो, आपका लॉस के बियर करने के चांसेस कम हो रहे हैं। तो ये कि ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करती है अपने इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए और लॉसेस को, ताकि ये कि कोई अगर हमारा पीछे से सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ भी जाए तो ये कि आपके पास इतना स्टॉक अवेलेबल हो कि आप उससे कुछ टाइम की डिमांड्स पूरी कर सके। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक की हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स इज इक्वल टू टोटल बजटेड और एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। क्या ब्रेक इवन सेल्स क्या थी? वो हमारा पॉइंट है जिसपे हमारा प्रॉफिट जीरो होता है। क्या आप उससे एक्स्ट्रा जो बजटेड सेल्स में से माइनस कर दे ब्रेक इवन, तो वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू इन परसेंटेज क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड और एक्चुअल सेल्स। ये इसकी कैलकुलेशन है कि सेल्स हमारी टोटल जो थी वो 400 यूनिट्स थी, वो 1 लाख थी, और ब्रेक इवन सेल्स हमारी कितनी आई थी जो हमने कैलकुलेशन की थी कि 350 स्पीकर्स हमारा ब्रेक इवन सेल्स था। तो अब यहाँ पे इसका डिफरेंस है $12,500। ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स है कि इतनी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम इतनी सेल्स कर रहे हैं तो वो हमारा प्रॉफिट में जा रहा है, और अगर हमने इतना स्टॉक अपने प्रीवियस में मेंटेन किया हुआ है तो इट इज अवर सेफ्टी मार्जिन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड सेल। 87,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 12.5% इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किस लिए होता है, वेरिएशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट कैसे इफेक्ट कर रही होती है हमारे प्रॉफिट्स को। देन हम प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन हमने की कि जिस पे ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में होती है। उसके बाद हमने टारगेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन की कि एक प्रॉफिट को टारगेट कैसे करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसको अटेन करने के लिए कितना सेल्स वॉल्यूम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर। उसके बाद हमने कैलकुलेशन की मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक, ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को सेफ एंड पे रखने के लिए कितना स्टॉक एटलीस्ट मेंटेन करना चाहिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।